हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 जो कक्षा 8 के लिए है। और आज हमारा अध्याय है 3 जिसका नाम है बस की यात्रा, जो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है। एक बार हरिशंकर परसाई क्या कर रहे थे, बस की यात्रा कर रहे थे। उस समय उनके साथ क्या क्या घटना घटी इस बारे में ये यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, ये चैप्टर है, ये अध्याय है। मैं आपको बता देती हूँ कि इस अध्याय में क्या है। इसमें एक बार लेखक अपने 4 मित्रों के साथ जबलपुर जाने के लिए, जबलपुर वाली उनको ट्रेन पकड़नी थी, तो उसके लिए उन्होंने एक बस यात्रा शुरू की। तो बस में क्या था, बस की जो हालत थी वो बहुत खराब थी। उसको देखकर लेखक को हंसी आ जाती है और लेखक बोलते हैं कि ये तो पूजा के योग्य है। नाजुक हालात देखकर लेखक की आंखों में बस के प्रति श्रद्धा के भाव आ जाते हैं। जब इंजन स्टार्ट होता है तो ऐसा लगता है कि पूरी बस ही इंजन हो गई है। सीट पर बैठकर वह सोचते हैं कि वह सीट पर बैठा है या सीट उस पर बैठी है। मतलब उसकी हालत इतनी खराब थी कि सीट भी हिल रही थी। तो लेखक सोचते हैं कि ये बस जरूर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय की है, क्योंकि जो बस के पुर्जे हैं वो एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे। कुछ समय की यात्रा के बाद बस रुक गई और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। और क्या करता है बस, तो थोड़ी सी देर बाद उसके ब्रेक भी लेखक सोचता है कि अगर थोड़ी देर बाद इसके ब्रेक फेल हो गए तो क्या होगा, स्टेयरिंग टूट जाए तो क्या होगा। जो उसके जैसे बस चलती है तो हमारे साइड में क्या दिखता है हमें, पेड़ मतलब चलते हुए नजर आते हैं। पेड़ हो या कोई और चीज हो, जैसे झील वगैरह तालाब वगैरह हो, तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो चल रही हैं। तो लेखक को ऐसा लग रहा था कि जो पेड़ जाता है कहीं ये बस इससे न टकरा जाए। मतलब एक पेड़ के जाने के बाद दूसरे पेड़ का इंतजार करते थे लेखक। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसके बाद इंजन ठीक हो जाने पर बस फिर चल पड़ती है, किंतु इस बार और धीरे चलती है। आगे पुलिया पर पहुंचते ही टायर पंचर हो जाता है। अब तो सभी यात्री समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ देते हैं तथा चिंता मुक्त होने के लिए हंसी मजाक करने लगते हैं। अतः लेखक डर का त्याग कर अंत में क्या कर देते हैं, लेखक अपने डर का त्याग कर देते हैं और आनंद उठाने का प्रयास करते हैं, और स्वयं को बस का ही हिस्सा मानकर भय को मन से निकाल देते हैं। तो हम भी आपको इसी बस की यात्रा करवाना चाहते हैं, अर्थात हम भी ये पाठ पढ़ना चाहते हैं और उस बस की यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं। तो देखिएगा, बढ़ते हैं अपने अध्याय की तरफ। सबसे पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात सन 1947 से वे स्वतंत्र लेखन में जुट गई थी। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका भी निकाली। परसाई ने व्यंग्य विधा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की। व्यंग्य मतलब हास्य, जो हास्य के ये साहित्यकार थे, व्यंग्यात्मक साहित्यकार थे। एक बार इसके कठिन शब्द भी पढ़ लेते हैं। निमित्त मतलब कारण यानी साधन। गोता मतलब डुबकी लगाना। इत्तेफाक संयोग। बियाबान मतलब जंगल या उजाड़ खंड जहां पर कोई न रहता हो। अंत्येष्टि मतलब जो अंतिम संस्कार होता है, दाह कर्म या मृतक कर्म जो होता है। प्रयाण मतलब प्रस्थान या मरना। प्रयाण मतलब प्रस्थान करना या मरना। बेताबी मतलब बेचैनी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अध्याय की तरफ। देखिएगा, बस की यात्रा। हम आपको लेके चलते हैं बस की यात्रा पर। तो आप कल्पना कीजिएगा कि जैसे मैं ये पाठ पढ़ा रही हूँ वैसे आप कल्पना कीजिए कि आप ही बस में बैठे हुए हैं और बस का आनंद ले रहे हैं। तो देखिएगा, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर भी हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? लेखक ने पूछा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं। तो लोगों ने कहा कि नहीं, बस डाकिन है। मतलब बस की हालत इतनी खराब है कि ये कहीं भी खराब हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें लेखक और उसके मित्र होते हैं जो शाम 4 बजे की बस से चलते हैं कि कहाँ पहुंचना होता है, वो पन्ना से चलते हैं और उनको कहाँ पर, सतना से मतलब जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़नी होती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे और वे सोचते हैं कि हम सुबह घर पहुंच जाएंगे और सुबह जिनको काम पर जाना होगा वो काम पर चले जाएंगे, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी समझा उन्होंने। कुछ लोगों ने उनको सलाह दी कि इस शाम वाली बस में सफर करना सही नहीं है,
तो लेखक ने पूछा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो आदमी ने बोला कि नहीं, डाकू तो नहीं मिलते, परंतु ये बस डाकिन है। डाकिन है मतलब बस की हालत इतनी खराब है कि ये कहीं भी रास्ते में खराब हो सकती है, इसीलिए इस बस में शाम का सफर करना सही नहीं है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, मतलब बस को देखा तो मन में मतलब बस के प्रति जो श्रद्धा भाव थे वो उमड़ पड़े। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। वह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस को देखा तो क्या हुआ, मतलब लेखक के मन में उसके प्रति श्रद्धा के भाव थे। उन्होंने सोचा कि ये बस तो बिल्कुल ही एक जैसे बूढ़ी औरत होती है, वो वृद्ध मतलब वृद्ध जो औरत होती है उसके समान है। सदियों से अनुभव के निशान लिए हुए, मतलब कि इन्होंने बहुत से लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया है, यात्रा के द्वारा बहुत से लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया है। लोग इसीलिए इसमें सफर नहीं करना चाहते थे क्योंकि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह जो बस है वो पूजा के योग्य है। अब तो इस बस को मतलब खड़े कर देना चाहिए, इसको सफर पर नहीं निकालना चाहिए, ऐसा लेखक ने सोचा। आगे देखिएगा। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या हाँ यह हाँ जी, और कैसे चलेगी। मतलब बस की कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस में बैठे हुए थे। तो लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा, क्या यह बस चलती भी है? तो उस हिस्सेदार ने बोला कि हाँ चलती है। तो लेखक बोला कि हम वही देखना चाहते हैं कि यह बस कैसे चलती है। हाँ जी, और कैसे चलेगी, मतलब ऐसे चलती है और कैसे चलेगी, उस हिस्सेदार ने ऐसे बोला। लेखक ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि लेखक को बस की हालत देखकर अचरज हो रहा था कि ये बस कैसे चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। मतलब लेखक ने एकदम हैरानी से कहा कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है कि धक्का लगाना पड़ेगा, मतलब ऐसा लेखक सोच रहे थे। हम आगा पीछा करने लगे, मतलब आगा पीछा ऐसे आगे पीछे देखने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। मतलब एक जो लेखक के मित्र थे, डॉक्टर मित्र, उसने कहा कि डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। अनुभवी है मतलब बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत से लोगों को इस बस ने मंजिल तक पहुंचाया है, मतलब अपनी जगह पर पहुंचाया है। इसने बहुत सी यात्राएं की हैं। नई नवेली बसों के जैसी नहीं है, ये बहुत ही विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, मतलब हमें अच्छे से लेकर चलेगी। ठीक है, हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी कि ये जाना आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इसमें क्या है, इसमें जो लेखक और उसके मित्रों को जो छोड़ने आए थे, जो लोग छोड़ने आए थे, उनकी आंखें देखकर मतलब वो हमें इस तरह से देख रहे थे मानो कि वो हमें अंतिम विदा दे रहे हों। क्यों देख रहे थे ऐसे? क्योंकि बस की हालत को देखकर उनको लग रहा था कि पता नहीं ये लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो और उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था मानो वो कह रहे हों कि आना जाना तो लगा ही रहता है, सो जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, मतलब राजा भी इस धरती पे जन्म लिया है, रंग ने भी मतलब गरीब व्यक्ति ने भी, फकीर ने भी, जो इस धरती पर जन्म लेगा वो अवश्य ही मरेगा। मतलब ऐसे वो लोग, उनकी आंखों को देखकर ऐसा हमें लग रहा था। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, मतलब आदमी को कूच करने के लिए मतलब आदमी को मतलब इस संसार से जाने के लिए कुछ ना कुछ तो कारण होना चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो, मतलब इंजन सचमुच में ही स्टार्ट हो गया, सारा जैसे सारी बस ही इंजन हो और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। मतलब जैसे ही बस का इंजन स्टार्ट हुआ तो हमें ऐसा लगा कि सारी बस हिलने लगी और हमें ऐसा लगा कि मानो सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे,
मतलब इतनी हालत खराब थी उस बस की जो खिड़कियां थी उनमें कांच भी बहुत कम थे, और जो बचे थे उनसे हमें बचना था, हमें भी उन कांच से बचना था, क्योंकि बस सारी हिल हिल कर चल रही थी। अगर कोई कांच टूटकर हमें लग जाता तो मुश्किल हो जाती। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गई, हम जल्दी से मतलब खिड़की से दूर हो गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि सीट के नीचे इंजन है, मतलब इंजन इतनी आवाज कर रहा था, उसके चलने से बस इतनी हिल रही थी, ऐसा लग रहा था मानो हमारी सीट के नीचे ही इंजन रखा हुआ है। ठीक है, तो आगे देखिएगा। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा कभी आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही थी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। मतलब बस सचमुच ही चल रही थी, मतलब हमें विश्वास नहीं था कि बस चलेगी, क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब थी। बस कैसी लग रही थी, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के जैसी लग रही थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की लग रही थी, क्योंकि उसका जो बस थी उसका एक भी हिस्सा एक दूसरे से मतलब मिलकर नहीं काम कर रहा था, मतलब सब अलग अलग हो रखे थे, हर चीज हिल रही थी, सीट अलग से हिल रही थी, बस की बॉडी अलग से हिल हिल के आवाज कर रही थी, और जो खिड़कियों के कांच थे वो टूटे हुए थे। तो वो ऐसी लग रही थी मानो कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की है। ठीक है, तो बस आखिर में बस चल पड़ी, और हमें जब वो बस 8-10 मील तक चली तो सारे भेदभाव मिट गए, कि हम हमारे मन में जो भेदभाव थे, जो हमारे मन में जो भेद था वो मिट गया था। कैसे मिट गया था, यह सच समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। मतलब वो सीट, बस की जो सीट थी वो हिल आगे पीछे हो रही थी और हिल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं सीट हम पर बैठी या हम सीट पर बैठे हैं। मतलब लेखक को ऐसा लग रहा था उसकी खस्ता हालत देख करके। एकाएक बस रुक गई, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी से में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में भी रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगा देती है। मतलब अब क्या हुआ, अब बस रुक गई, अचानक से बस रुक गई। और मालूम हुआ कि जो पेट्रोल की टंकी में, जो बस की पेट्रोल की टंकी है उसमें छेद हो गया। ड्राइवर ने क्या किया, उस जो पेट्रोल था उसको बाल्टी में निकाल लिया और बाल्टी को अपने पास रख लिया, और पाइप के द्वारा वो इंजन में तेल भेजने लगे और बस को चलाने लगे। अब हमारे मन में ये आया, लेखक बोल रहे हैं कि अब हमारे दिमाग में ये आया कि थोड़ी देर बाद जो बस की कंपनी के हिस्सेदार इस बस में बैठे हुए हैं वो इंजन को गोद में लेंगे और फिर नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे कि बच्चे को माँ दूध की शीशी से दूध पिलाती है। मतलब ऐसा अब वो हिस्सेदार करने वाले हैं, लेखक के दिमाग में ऐसा आया। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो चुकी थी, मतलब बस की रफ्तार अब थोड़ा सा तेज हो चुकी थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने होते हैं, परंतु दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता, झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाएगी। मतलब अब क्या है, अब बस की रफ्तार 15-20 मील हो चुकी थी, 15-20 मील की अब रफ्तार पकड़ चुकी थी बस। मुझे मतलब उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, क्योंकि बस की हालत बहुत खराब थी, कभी भी ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। और जो प्रकृति के दृश्य, जब हम बस में बैठते हैं, जो प्रकृति के दृश्य होते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत लुभावने लगते हैं, परंतु लेखक के साथ क्या हो रहा था, लेखक के साथ मतलब जो भी लेखक की साइड से जो भी पेड़ गुजरता तो उसको लगता कि अब ये बस इस पेड़ से टकराएगी, एक पेड़ के जाने के बाद दूसरे पेड़ का इंतजार करता, और जब कोई झील आती तो ऐसा लगता कि ये बस मानो कि उसमें गोता लगाने वाली है, मतलब उसमें कूदने वाली है। एकाएक फिर बस रुकी, ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस को फर्स्ट
बस तो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है जी। यह तो एक इत्तेफाक की बात है। मतलब अब क्या हुआ, एकाएक बस चल पड़ी, बस एकदम से रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, ड्राइवर ने उसकी मतलब ऐसे देखा कि कहाँ पर क्या कमी आई हुई है, अलग अलग तरीके से देखा। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। अब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो बस का शुरू हो गया था कि अब मुझे नहीं चलना, मुझे यहीं रहना है। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है। मतलब कंपनी का जो हिस्सेदार था, जो बस में बैठा हुआ था, वो बोल रहा था कि बस तो अच्छी है, फर्स्ट क्लास है। पर ये इत्तेफाक की बात है, मतलब अचानक से पता नहीं क्या हो गया इसमें। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण चांदनी मतलब हल्की हल्की चांदनी में, क्षीण मतलब बहुत कम जो रोशनी आती है चांदनी में, जो चंद्रमा की जो रोशनी होती है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। जो वृक्षों की छाया के नीचे वह बस कैसी लग रही थी, बड़ी ही दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, ऐसा लगता, उस बस को देखकर ऐसा लगता था मानो कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, हमें अपने आप पर घृणा हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं, कि बेचारी इतनी मतलब इतनी खराब हालत में हम उस पर उसमें बैठकर चले आ रहे हैं। अगर उसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। मतलब अगर इस प्राणांत हो गया तो मतलब वो मर गई, इसका मतलब यही है, यहाँ पे लेखक का मतलब यही है कि अगर यह मतलब इसका प्राणांत हो गया तो मतलब यहाँ पर बियाबान मतलब उजड़, जहाँ पर उजाड़ उजाड़ होती है, उजाड़ मतलब जहां पर कोई नहीं रहता, ठीक है, में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, ऐसा लेखक सोच रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। जो हिस्सेदार थे, जो बस में बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस का इंजन खोला और उसमें कुछ सुधार किया। बस आगे चली, फिर बस को स्टार्ट किया और बस थोड़ी सी और चली। उसकी चाल अब कम हो गई थी, मतलब अब उसकी जो रफ्तार थी बस की वो अब कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी थी। उस बस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बूढ़ी औरत की अब धीरे धीरे आंखों की रोशनी अब जाने लगी है। ठीक है, चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, मानो की जो चंद्रमा की जो चांदनी थी, जो रोशनी थी, उसमें वो रास्ता टटोल रही है और आगे बढ़ रही है। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकाएक किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। मतलब बस जब आगे से तेज रफ्तार से कोई, पीछे से कोई तेज रफ्तार से गाड़ी आती तो ऐसा लगता कि जैसे वो गाड़ी साइड में खड़ी हो जाती और ऐसा लगता कि मानो वो दूसरी गाड़ी को बोल रही है कि जाओ बेटी, मेरी तो वह उम्र अब नहीं रही। मतलब तुम्हारे साथ कंपटीशन करने की वह उम्र अब मेरी नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिर फिश करके बैठ गया। एक पुलिया के ऊपर हम पहुंचे थे कि टायर पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई, वह बहुत एकदम से बहुत जोर से हिली और एकदम से थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। मतलब बस की हालत इतनी खराब थी, हिस्सेदार भी उसी बस में बैठकर सफर कर रहे थे। वो टायरों की हालत भी जानते थे, बस की कंडीशन कैसी है ये भी जानते थे कि बस की हालत कितनी खराब है। फिर भी वो क्या कर रहे थे, अपनी जान हथेली पर लेकर उस बस में सफर कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। मतलब अब क्या होता, अगर वह बस किसी खाई में गिर जाती और हम सब मर जाते तो ऊपर जाके मतलब देवता भी बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कर रहे थे और बोलते कि वह महान आदमी कहाँ गया जिसने अब एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, वो मर गया। ठीक है, और टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगातार बस फिर चली। मतलब दूसरे टायर के सहारे घिस घिस कर वो बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब हमने मतलब जहां पर जिसको पहुंचना था वहां पर पहुंचने की हमने उम्मीद छोड़ दी थी।
हाँ, छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी, कभी भी पहुंचने की उम्मीद सबने छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण करना है। मतलब प्रयाण कर जाना है, मतलब उस लोक में, दूसरे लोक में पहुंच जाना है, अर्थात मर जाना है इसी बस में बैठे बैठे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। मतलब इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमें जहां पहुंचना था वो हमारी मंजिल नहीं है। हमें क्या करना है, हमें दूसरे लोक में पहुंचना है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो चुका था। हमारी जो बेताबी थी, जो तनाव था, जो हमने हमारे दिमाग में जो भय था, वो सब अब खत्म हो चुका था। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ बैठ गए। हम बड़े, मतलब इत्मीनान से, मतलब बिना चिंता के, मतलब आराम से हम घर की तरह उस बस में बैठ गए। चिंता जाती रही, चिंता करनी छोड़ दी थी। हंसी मजाक चालू हो गया और हमारा हंसी मजाक अब चालू हो गया था। ठीक है, तो आपको हमारा ये अध्याय कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये अध्याय, हमारा यात्रा वृतांत, और आपने भी इसमें कल्पना की होगी और इस अध्याय का मजा लिया होगा। अगर आपको ये अध्याय, ये यात्रा वृतांत अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।